प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम विद्युत रासायनिक सेल के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सन 1780 में लुइजी गैल्वेनी नामक वैज्ञानिक ने विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। एवं बाद में एलेक्सेंड्रा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसका संशोधित रूप तैयार किया था, इसलिए इसको वोल्टीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक सेल में दो या दो से अधिक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर व्यापारिक सेल अर्थात बैटरी बनाई जाती है। विद्युत रासायनिक सेल को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 प्राथमिक सेल, नंबर 2 द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार अनावेशित अर्थात डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात जिन्हें बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता है, वे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल इसके उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद अर्थात निरावेशित होने के बाद पुनः चार्ज किए जा सकते हैं, अर्थात जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे उदाहरण में सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अध्ययन करेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक बेलनाकार कांच का पात्र होता है। इस कांच के पात्र में 1 m सांद्रता का HCl अम्ल लेते हैं। इसमें पीटी धातु के तार से अर्थात प्लेटिनम धातु के तार से प्लेटिनम धातु की ही एक आयताकार प्लेट लटकाते हैं, जिसमें प्लेटिनियम ब्लैक का पॉलिश रहता है। यह प्लेट चारों तरफ से एक कांच के डायफ्राम से अर्थात आवरण से चित्रानुसार ढकी रहती है। कांच के डायफ्राम के ऊपरी भाग में एक छिद्र होता है। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एनोड के रूप में उपयोग होता है, तब कांच के डायफ्राम के ऊपरी भाग से एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस अंदर भेजते हैं, तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस H आयन में परिवर्तित होते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड के रूप में उपयोग होता है, तब विलयन के HCl अम्ल के H आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह हाइड्रोजन गैस डायफ्राम के ऊपरी भाग से एक वायुमंडल दाब पर बाहर निकलती है। इस प्रकार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका विभव 0.0 वोल्ट होता है और इसका उपयोग एनोड इलेक्ट्रोड एवं कैथोड इलेक्ट्रोड दोनों इलेक्ट्रोडों के रूप में किया जा सकता है। संचारण को सामान्य भाषा में धातुओं में जंग लगना कहते हैं। धातु में जंग लगने की प्रक्रिया संचारण कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों या रासायनिक अभिकर्मक जैसे अम्ल, क्षार, लवण आदि के कारण धातु या उससे बनी वस्तु का धीरे धीरे सैने क्षय होना या सड़ना, गलना संचारण कहलाता है। कुछ धातुओं को छोड़कर जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर अधिकांश धातुओं में संचारण की प्रक्रिया होती है, जिससे धातु या उससे बनी वस्तु धीरे धीरे खराब हो जाती है, सड़ने लगती है। संचारण से हमारे व्यक्तिगत संसाधन को नुकसान पहुंचता एवं यह राष्ट्रीय संसाधन को भी नुकसान पहुंचाती है। यह एक जटिल समस्या है। संचारण को हमारे वैज्ञानिकों ने दो वर्गों में वर्गीकृत किया। एक वायुमंडलीय संचारण, नंबर 2 निमज्जित संचारण। वायुमंडलीय संचारण का अर्थ है वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों के कारण
जैसे गैसें हैं, नमी है, अन्य धूल मिट्टी के कारण लवण आदि है, इनके कारण यदि धातु या उससे बनी वस्तु का धीरे धीरे क्षय होता है तो ये वायुमंडलीय संचारण के अंतर्गत आता है। निमज्जित संचारण में नंबर 1 रासायनिक संचारण। जब धातु या उससे बनी वस्तुओं का रासायनिक पदार्थ जैसे अम्ल, क्षार, लवण आदि केमिकल के कारण धीरे धीरे क्षय होता है, संचारण होता है, तो ये रासायनिक संचारण कहलाता है। जैसे बैटरियों के अंदर या सेलों के अंदर धातुओं के इलेक्ट्रोड केमिकल में डूबे रहते हैं, इसलिए वे धीरे धीरे सड़ते हैं, तो ये रासायनिक संचारण के अंतर्गत आते हैं। जलगत संचारण। जल में उपस्थित पदार्थों या कारकों के कारण यदि धातु या उससे बनी वस्तु का क्षय होता है तो ये जलगत संचारण कहलाता है। जैसे पात्र में लगातार लंबे समय तक जल भरा रहता है या जल बहता है तो धातु से बने पाइप है, बर्तन है, ये धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। भूमिगत संचारण। भूमि में उपस्थित पदार्थों जैसे नमी है, लवण है, वायु है, इसके कारण यदि धातु का धीरे धीरे क्षय होता है तो ये भूमिगत संचारण कहलाता है। जैसे पाइपलाइन, धातु की पाइपलाइन अंदर दबी है और वह धीरे धीरे सड़ने लगती है तो ये भूमिगत संचारण के अंतर्गत आता है। संचारण को प्रभावित करने वाले कारक। संचारण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, इनमें यहाँ पर महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन किया गया है। संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का विद्युत रासायनिक श्रेणी से पता लगाया जाता है। धातु जितनी अधिक क्रियाशील होती है, धातु का संचारण उतना ही अधिक होता है, और जो अक्रिय धातु होती है अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं नीचे आती हैं उनका संचारण धीमी गति से होता है। संचारण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है धातु में अशुद्धियां। धातु में अशुद्धियों की मात्रा पर संचारण निर्भर करता है। जितनी ज्यादा अशुद्धियां होती है धातु का संचारण उतना ही अधिक होता है। धातु जितनी शुद्ध होती है उसमें संचारण उतना ही कम होता है। तीसरा कारक है धातु का आकार, अर्थात धातु या उससे बनी वस्तु का आकार यदि चिकना है, सपाट है, प्लेन है तो संचारण बहुत ही कम होता है, और यदि धातु का आकार मुड़ी हुई है, तल खुरदुरा है तो उसका संचारण अधिक होता है। संचारण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है वायुमंडल की प्रकृति। यदि वायुमंडल में नमी है एवं अम्लीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 गैस आदि गैसें हैं तो धातु या उससे बनी वस्तु का संचारण अधिक होता है। संचारण को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है जल में CO2 गैस की मात्रा। यदि जल में CO2 गैस की मात्रा अधिक होती है अर्थात CO2 गैस अधिक मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में घुली रहती है तो धातु का संचारण अधिक होता है। CO2 गैस धातु या उससे बनी वस्तु के संचारण को बढ़ा देती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संचारण को रोकने के उपाय एवं संचारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।